हेलो स्टूडेंट्स। अच्छा, इससे पहले लेक्चर में जो ऑटो इम्यून डिजीज हम डिस्कस कर रहे थे, हमने एडिसन डिजीज तक पढ़ा था। नेक्स्ट हम ग्रेव्स डिजीज को डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो ग्रेव्स डिजीज जो है, इसके नाम से ही जाहिर है कि ग्रेव्स मीन जिस तरह बंदा मुर्दा होता है, ठीक है, उसकी आंखें बाहर निकल आती हैं, तो इस बेस पे इसको ग्रेव्स डिजीज कहते हैं। तो ये क्या है? एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। और इसको जो है, इसका जो काज है वो क्या है? हाइपरथायराइडिज्म। अच्छा, हाइपरथायराइडिज्म का मतलब ये होता है कि थायराइड ग्लैंड जो है वो ज्यादा अमाउंट में क्या करता है? थायराइड हार्मोन को रिलीज करता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल थायरॉक्सिन है, तो ये ज्यादा अमाउंट में थायराइड हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से जो बॉडी एक्टिविटीज हैं वो क्या हो जाती हैं? स्टिमुलेट हो जाती हैं या तेज हो जाती हैं, ठीक है, या मेटाबॉलिज्म ज्यादा हो जाता है। तो इसमें क्या, जो थायराइड ग्लैंड है वो और एक्टिव हो जाता है। अच्छा, ये किस वजह से होता है कि जो इम्यून सिस्टम है ये थायराइड ग्लैंड को क्या करता है? अटैक करता है, और क्या करता है? ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में थायराइड हार्मोन को रिलीज करता है। अच्छा, जब थायराइड हार्मोन जो है वो ज्यादा अमाउंट में रिलीज होते हैं, तो उसके जो सिम्टम्स आते हैं उसमें क्या होता है कि बल्जिंग आईज होती हैं। जिस तरह आप लोग इसको देख रहे हैं ना, बल्जिंग आईज आईज जो है वो बाहर की तरफ जो है वो उनके जो आई बाल है वो बाहर की तरफ क्या होता है? आ जाता है। तो उसको क्या कहते हैं? बल्जिंग आईज। इसको जो है जो टर्मिनोलॉजी इसके लिए यूज होती है उसको क्या कहते हैं? एक्सोप्थाल्मस कहते हैं। तो ये जो है सिम्पटम्स इसमें अपीयर होते हैं ग्रेव्स डिजीज में। इसमें क्या होता है कि हमारा थायराइड जो ग्लैंड है वो हाइपर एक्टिव होता है और ज्यादा अमाउंट में थायराइड हार्मोन्स को रिलीज करता है। अच्छा, नेक्स्ट जो डिजीज है उसको शोग्रेन्स सिंड्रोम भी कहते हैं। ये भी जो है एक ऑटो इम्यून डिजीज है, जिसमें क्या होता है कि इम्यून सिस्टम मिस्टेकनली जो है जो ग्लैंड्स हैं, जिसमें लैक्रिमल ग्लैंड है या सलेवरी ग्लैंड है, उसको क्या करते हैं? टारगेट करते हैं। तो जो शोग्रेन सिंड्रोम है इसमें ये जो लैक्रिमल ग्लैंड है या सलेवरी ग्लैंड है, इसको टारगेट किया जाता है, और इस तरह जो है ये ग्लैंड्स डैमेज हो जाते हैं। यानी हमारा इम्यून सिस्टम इन ग्लैंड्स को क्या कर देता है? डैमेज कर देता है। अब फॉर एग्जांपल जब लैक्रिमल ग्लैंड जो है वो क्या करता है? वो टीयर्स को रिलीज करता है, यानी आंसू रिलीज कर देते हैं। अच्छा, जब इस ग्लैंड को जो है फॉर एग्जांपल ये डैमेज हो जाता है, तो आईज जो टीयर्स हैं वो नहीं बनती। तो इसकी वजह से जो आईज हैं वो क्या हो जाती हैं? ड्राई हो जाती हैं। जिस तरह आप लोग इस इमेज में देख रहे हैं ना, आईज जो है वो क्या हो जाती हैं? ड्राई हो जाती हैं। इसके अलावा जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं उसको भी जो है हमारा इम्यून सिस्टम टारगेट करता है और उसको डैमेज करता है। इस तरह जो है वो सलाइवा भी नहीं बनता और वो भी मुँह में नहीं आता। तो इससे क्या होता है कि जो जो जिसकी जो सिम्पटम्स आता है उसकी, वो क्या होता है कि ड्राई माउथ, यानी जो माउथ है वो भी ड्राई हो जाता है। इस तरह ड्राई आईज़ और ड्राई माउथ जो है ये sjogren सिंड्रोम के साइन और सिम्पटम्स होते हैं। जिसकी वजह से फॉर एग्जांपल अगर माउथ हमारा ड्राई होता है तो उससे जो है हमारे टीथ वगैरह भी वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, या माउथ में अल्सर वगैरह भी हो सकता है, ठीक है। इस तरह माइक्रोब्स भी इजीली जो है वो अटैक करते हैं और इन्फेक्शन काज कर सकते हैं। अच्छा, फिर होशिमोटो थायराइडाइटिस है। ये भी जो है थायराइड ग्लैंड की जो है एबनॉर्मेलिटी है या एक डिजीज है, एक ऑटो इम्यून डिजीज है। इसको एक जापानीज सर्जन थे होशिमोटो, उसने इसको 1912 में क्या किया था? डिस्कवर किया था। अच्छा, इस ऑटो इम्यून डिजीज में क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड जो है वो टारगेट होता है। हमारा इम्यून सिस्टम थायराइड ग्लैंड को क्या कर देता है? अटैक करता है और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। जब थायराइड ग्लैंड को हमारा इम्यून सिस्टम टारगेट करता है तो उससे क्या होता है कि जो हार्मोन्स थायराइड ग्लैंड रिलीज करता है वो क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं, यानी थायरॉक्सिन नहीं बनता। आयोडीन की कमी, मोस्टली आयोडीन की कमी की वजह से जो हम जो थायरॉक्सिन नहीं बनता ना, तो इसमें इम्यून सिस्टम रेगुलरली जो है वो क्या कर देता है? ये इस ग्लैंड को टारगेट करता है और इसको क्या कर देता है? डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। तो थायरॉक्सिन नहीं बनता, जिसकी वजह से जो है वो गॉइटर भी हो जाता है। क्योंकि जो थायराइड ग्लैंड है, जब थायरॉक्सिन नहीं बनता तो एंटीरियर पिट्यूटरी के जो हार्मोन्स हैं
जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स हैं वो रेगुलरली जो हैं क्या कर देते हैं, इसको स्टिमुलेट कर देते हैं। तो इस तरह जो है ये ग्लैंड स्वेल अप हो जाता है। जब ये ग्लैंड स्वेल अप हो जाता है तो इसको हम, इस एब्नॉर्मैलिटी को क्या कहते हैं, गॉइटर कहते हैं। अच्छा, इनके जो साइन और सिम्पटम्स आते हैं उसमें वेट गेन है, जॉइंट एंड मसल पेन है, इनएबिलिटी टू गेट वार्म, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म में, बॉडी मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं ये थायराइड हार्मोन्स, तो इस वजह से इनएबिलिटी टू गेट वार्म, हेयर लॉस होता है, डिप्रेशन, और हार्ट बीट जो है वो भी स्लो हो जाता है, हार्ट रेट स्लो हो जाता है। तो ये इसके साइन और सिम्पटम्स होती हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो मैस्थीनिया ग्रेविस है। अच्छा, ये भी एक ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें क्या होता है कि जो मसल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। ठीक है, यानी इसमें ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल ये जो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स हैं न्यूरॉन्स या एक्सॉन्स के एंडिंग पे, वो ये ऑटो एंटीबॉडीज जो हैं या हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो इसको क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इस तरह जो है जो रिसेप्टर्स हैं, ये ऑटो एंटीबॉडीज इसको क्या कर देते हैं, इन रिसेप्ट एसिटाइलकोलिन के लिए जो रिसेप्टर्स हैं उनको क्या कर देते हैं, या तो ब्लॉक कर देते हैं या उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे इस तरह जो है फिर क्या होता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो है फिर फर्दर जो मैसेजेस पास होते हैं वो मसल्स की तरफ जो है वो फॉरवर्ड नहीं होते। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मस्कुलर कंट्रैक्शन नहीं होती। अच्छा, जब मस्कुलर कंट्रैक्शन नहीं होती तो वीकनेस आ जाती है मसल में, और इससे जो है जो सिम्पटम्स अपीयर होते हैं उसमें क्या होता है कि आई मूवमेंट जो है वो कंट्रोल में नहीं होता, या जो आईलिड्स हैं उनकी ओपनिंग नहीं होती। जिस तरह आप लोग इस इमेज में देख सकते हैं कि इस आंख में देखें कि वो फॉर एग्जाम्पल पेशेंट कोशिश करता है उसको खोल लें, लेकिन वो उसको खोल नहीं सकता क्योंकि मस्कुलर कंट्रैक्शंस नहीं होती। इसके अलावा स्वॉल्विंग डिफिकल्टी होती है, और फेशियल मूवमेंट जो हैं, फेशियल मूवमेंट भी क्या हो जाते हैं, उसमें डिफिकल्टी पेशेंट्स को आती है। तो ये जो है क्या है, मैस्थीनिया ग्रेविस कहलाता है। अच्छा, फिर ऑटो इम्यून वेस्कुलाइटिस है। वेस्कुलाइटिस के नाम से ही जाहिर है कि इसमें क्या होता है कि ब्लड वेसल्स, इम्यून सिस्टम ब्लड वेसल्स को टारगेट करता है। अच्छा, जब इम्यून सिस्टम ब्लड वेसल को टारगेट करता है तो ब्लड वेसल्स जो है वो थिकन्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। यानी जब टिश्यूज या ऑर्गन्स को जो ब्लड की सप्लाई होती है वो क्या हो जाती है, रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जो है ये ऑर्गन या टिश्यूज जो है वो फिर डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, इसमें एक और एबनॉर्मेलिटी जो आती है वो क्या होती है कि ब्लीडिंग अंडर स्किन, यानी स्किन के नीचे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। जिस तरह आप लोग इस इमेज में देख सकते हैं कि हैंड्स हैं या जो ये लेग है, इसमें देखें कि स्किन के नीचे जब ब्लीडिंग होती है तो उससे रेड स्पॉट बनते हैं, इस पे रेड स्पॉट्स अपीयर हो जाते हैं। और इसके अलावा जो है जो विस्कुलाइटिस है ये इससे जो है लम्प्स या ओपन सोर्स भी जो है वो स्किन पे डेवलप हो जाते हैं। तो ये इसकी क्या होती हैं, एबनॉर्मेलिटीज होती हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है फिर पर्निशियस एनीमिया है। पर्निशियस एनीमिया में ये होता है कि जो ऑटो एंटीबॉडीज हैं वो क्या करती हैं, स्टोमक को टारगेट करती हैं, यानी जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा है, गैस्ट्रिक म्यूकोसा को क्या कर देते हैं, टारगेट करते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है कि स्टोमक जो है फिर एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है, उसको कहते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर, यानी जो जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा है वो इंट्रिंसिक फैक्टर को रिलीज करते हैं, और इंट्रिंसिक फैक्टर क्या होता है, एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है। ठीक है, अच्छा, ये ग्लाइकोप्रोटीन जो है ये हेल्पफुल होता है विटामिन बी की एब्जॉर्प्शन में। तो विटामिन बी के साथ जो है ये इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो अटैच हो जाता है, और फिर इजीली जो है ये स्मॉल इंटेस्टिनल ट्रैक में एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह जो है जिस तरह विटामिन बी 12 जो है ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इससे क्या होता है कि ये फॉर एग्जाम्पल इससे जो ब्लड है उसकी फॉर्मेशन होती है, आरबीसीज की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, या फॉर एग्जांपल दूसरे जो है बॉडी मास प्रोड्यूस हो जाता है, या इवन ये जो विटामिन्स हैं ये एक्ट करते हैं एज कोफैक्टर, मुख्तलिफ बायोकेमिकल रिएक्शंस में भी हेल्पफुल होते हैं। तो इस तरह जब विटामिन बी 12 जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होगा तो क्या होगा कि उससे जो है
एनीमिया भी डेवलप हो सकता है, डायरिया भी डेवलप हो सकता है, या इवन वेट लॉस भी हो सकती है। और जो है इस तरह बॉडी में मुख्तलिफ ऑर्गन्स जो हैं इससे क्या हो जाते हैं, इफेक्ट हो जाते हैं, जिस तरह सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, इसमें फटीग जो है या फेंटिंग या फटीग वगैरह डेवलप होता है। इस तरह आइस को भी इफेक्ट करते हैं, हार्ट को भी इफेक्ट करते हैं, स्प्लीन, स्किन, इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, मस्कुलर जो है सिस्टम को भी इफेक्ट करते हैं, और रिस्पिरेटरी सिस्टम को भी इफेक्ट करते हैं ये। अच्छा, जो लास्ट वन डिजीज है इसको हम सीलिएक डिजीज कहते हैं, ये भी एक ऑटो इम्यून डिजीज है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि ये एक प्रोटीन होता है जिसको ग्लूटेन कहते हैं। ये मौजूद होता है, ये प्रोटीन किसमें, व्हीट में, रे या दूसरे जो ग्रेन प्रोडक्ट्स हैं उसमें ये प्रोटीन मौजूद होता है। अच्छा, जिनको सेलिएक डिजीज या सेलिएक कॉम्प्लिकेशंस ये डिजीज होता है, तो वो क्या करता है कि इस ग्लूटेन के अगेंस्ट जो है वो क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम इस ग्लूटेन के अगेंस्ट एक्टिवेट हो जाता है। तो जिस रीजन में ये ग्लूटेन प्रोटीन्स होते हैं, उन रीजन में क्या होता है, ये उस रीजन पे अटैक करते हैं। फॉर एग्जांपल ये स्मॉल इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में है, तो इम्यून सिस्टम स्मॉल इंटेस्टिनल ट्रैक्ट पे क्या करता है, अटैक करता है। और इस तरह जो है क्या काज करता है, इन्फ्लेमेशन काज करता है। ये जो ग्लूटेन है इसको नाम इस बेस पे मिला है कि जब ये वाटर के साथ मिक्स होता है तो ये ग्लू लाइक प्रॉपर्टीज रखता है, स्टिकी लाइक या ग्लू लाइक प्रॉपर्टीज रखता है। जब हम आटा गूंथते हैं तो देखते हैं कि वो स्टिकी हो जाता है, तो वो किस वजह से होता है, इस ग्लूटेन प्रोटीन की वजह से होता है। तो इम्यून सिस्टम जो है इन पेशेंट्स में फिर क्या करता है, इन ग्लूटेन प्रोटीन के अगेंस्ट एक्टिव हो जाता है। और फॉर एग्जाम्पल अगर ये स्मॉल इंटेस्टिनल ट्रैक में है तो उधर ये क्या करते हैं, जो विलाई हैं उनको टारगेट करते हैं, उनको डैमेज करते हैं, और इस तरह जो है फिर क्या होता है, पुअर एब्जॉर्प्शन होती है, यानी फिर इंटेस्टिनल ट्रैक से जो न्यूट्रिएंट्स है वो प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं होते। जिस तरह आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये एक हेल्दी विलाई है, ठीक है, और ये पेशेंट के विलाई हैं जिसको सेलिएक डिजीज होता है। इसमें देखें कि जो विलाई है उनका साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो इस तरह जो है वो फिर फर्दर जो न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन है उससे वो इफेक्ट हो जाती है। ओके, थैंक यू सो मच। हमारा लेक्चर यहाँ तक ही था। आप लोगों की अगर कोई फर्दर क्वेरीज या क्वेश्चंस वगैरह है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।